देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। कर्मयोगी के रूप में जीवन यात्रा को प्रस्तुत किया गया है। वहीं उनकी मां के प्रति उनका अटूट प्रेम, जनता जदार उनके प्रति संपूर्ण समर्पण और राष्ट्रहित के लिए निरंतर तपस्या, इन सब का उल्लेख इस किताब में मिलेगा। ये वे कैसे प्रकृति के दूत थे, ये पुस्तक में उल्लेख है। मैं धर्म रक्षा, उनके अवतार की तार्किक व्याख्या भी पुस्तक में है। कलयुग में राम का हनुमान बनकर भव्य मंदिर का निर्माण कराने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ईश्वर के दूत हैं। यह अभिव्यक्ति भी इस पुस्तक में तर्कसंगत तरीके से की गई है। उनमें विवेकानंद की छाप दिखती है तो कभी वे स्वयं से ही प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इस पुस्तक में अनायास कुछ नहीं लिखा है, बल्कि प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर किसी से उपमा की गई का भी प्रयोग किया है तो उसके पीछे ठोस तर्क का उल्लेख इस पुस्तक में है। मोदी जी जितने सहज सरल हैं, उतने दृढ़ और अटल इरादों के धनी हैं। यह उनके निर्णयों से झलकता है। मैंने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर के इन सभी आयामों को इस पुस्तक में चित्रण करने का काम किया है। आज पूरी दुनिया में सम्मान हासिल कर रहे मोदी जी का नेतृत्व हम सबको प्रेरित करता रहेगा। यह विवरण इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा। मैं मानता हूं कि राजनीतिक विद्यार्थी, शोधार्थी, प्रशासन के से जुड़े अधिकारी, उन सभी लोगों के लिए एक संदर्भ ग्रंथ का कार्य करेगी जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कार्यों को गहराई से समझना चाहते हैं। मित्रों, यह मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे व्यक्तित्व पर लिखी गई इस पुस्तक का विमोचन योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी की विरासत को आगे संभालने की क्षमता इस देश में किसी के पास है तो वह केवल और केवल योगी आदित्यनाथ जी के पास है। मोदी जी की तरह योगी जी ने भी बहुत कम उम्र में परिवार के मोह को त्याग कर पूरे देश को अपना परिवार बना लिया था। उन्होंने हिंदुत्व के साथ साथ विकास और न्यायप्रियता की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत की है। आज अपराधी उनके नाम से थर्राते हैं और जनमानस गर्व का अनुभव महसूस करता है कि हमारे पास इतना सशक्त और निष्कलंक नेतृत्व है। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी की जोड़ी की चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद किसी नेता के पूरे देश में अपार लोकप्रियता है तो और जन आकर्षण है तो हमारे महाराज योगी जी का है। अतः आज मैं इस अवसर पर केवल पुस्तक विमोचन का ही नहीं, बल्कि यह अवसर केवल पुस्तक विमोचन का ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण है जब नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी युग पुरुष पर लिखी गई पुस्तक का और योगी जी आदित्यनाथ जी जैसे महान संत और सबसे सफल मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। आज जो महाराज जी आए हैं, किताब का विमोचन तो करेंगे लेकिन हम सब इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अतः मैं पुनः योगी जी महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि यह पुस्तक हमारे देशवासियों को नरेंद्र मोदी जी के विराट व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में के उनके संकल्प से जोड़ने का माध्यम बनेगी। बहुत सी चीजें थी, एक चैप्टर के एक पॉइंट को ले लेता तो 15-20 मिनट तो कम से कम बोलने में लगता, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं
जितने 14 चैप्टर हैं उन 14 चैप्टरों को कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके इस कार्यक्रम में पेश किया है। मैं पुनः माननीय योगी जी का, पूज्य मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं अनुरोध करता हूं सब पूरी जनता के सामने, मैं हमेशा आपसे प्रेरणा लेकर पूरी जनता की सेवा करता हूं, अब भी कर रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब केंद्र और प्रदेश सरकार से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद के कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाले गाजियाबाद के लोकप्रिय माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी से निवेदन करती हूं कि इस सभा को संबोधित करें। परमाननीय योगी जी, हमारे महंत जी यहाँ बैठे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी सत्येंद्र सिसोदिया जी, सुनील शर्मा जी, नरेंद्र कश्यप जी, मयंक गोयल जी, चैनपाल जी, सुनीता दयाल जी, ममता त्यागी जी, नंदकिशोर जी, अजीत पाल जी, अनिल अग्रवाल जी, डॉक्टर रमेशन तोमर जी। डॉक्टर साहब को मैंने ये सलाह दी थी कि आप पूरा मत पढ़ना वरना लोग किताब नहीं खरीदेंगे। संजीव शर्मा जी, धर्मेश तोमर जी, मान सिंह जी, सभी लोग, आज बहुत अच्छा दिन है। आज फिर एक बार आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। आज का विषय है 2045 में विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश। मैं 2017 में मुख्यमंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाया था, खाद्य रसद मंत्री। तो हम सब का प्रशिक्षण शिविर लगा था। उसके अंदर जो हमारे प्रमुख सचिव थे, तो 2016 की खरीद 8 लाख टन हुई थी और उसके सापेक्ष वो 25 लाख टन की खरीद का प्रस्ताव लेके आए थे, लक्ष्य लेके आए थे। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि 25 लाख टन नहीं, 50 लाख टन की खरीद का लक्ष्य होना चाहिए, बिचौलिए नहीं होने चाहिए और कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे कि जिसकी खरीद बाकी रहेगा। बड़ा अजीब सा लगा कि क्या ये संभव है। उस साल खरीद लगभग शुरू हो चुकी थी, पूर्व तैयारी का समय नहीं था, सरकार अप्रैल में बनी थी, 25 अप्रैल से खरीदारी शुरू हुई थी। 35 लाख टन की खरीद हुई, पिछले साल के 8 लाख टन के मुकाबले 35 लाख टन। अगले साल 55 लाख टन की खरीद हुई, लेकिन एफसीआई को आदत पड़ी हुई थी, वो हमारे को गेहूं भेजे जा रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने जानकारी दी, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि पासवान जी से मिल के आइए। मैं उनसे मिलने गया, एफसीआई के सारे अधिकारी वहां बैठे थे। तो पासवान जी बोले कि हम आपको गेहूं इसलिए भेज रहे हैं कि कल को कोई गेहूं की शॉर्टेज होगी तो कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपकी स्टेट नॉन परफॉर्मिंग स्टेट है, बीमारू राज्य है। मैंने कहा कैसी बातें करते हैं, 1.5 साल हो गया है योगी जी को आए हुए, 55 लाख टन खरीद चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी गेहूं भेजना बंद कर दो, उत्तर प्रदेश से ज्यादा आसानी से पहुंचेगा, हम जिम्मेदार हैं। तो एफसीआई का अधिकारी घबरा गया, वो बोला कि साहब रिक्विजिशन नहीं था हमारे पास, हमारे को पता नहीं था कि क्या है। मैंने पता कैसे नहीं था, 55 लाख टन के हिसाब से गेहूं के बोरे आपने भेजे या नहीं भेजे। ये बीमारू राज्य की थिंकिंग पूरे भारत के अंदर राजधानी में थी। और आज क्या पोजीशन है, आज ये पोजीशन है कि आज हम लोग, हमारे पास समुद्र नहीं है तमिलनाडु की तरह, कर्नाटक की तरह, महाराष्ट्र की तरह, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत का जो विकसित सपना है, विकसित देश का बनने का सपना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के निकलेगा। मोदी जी लाल किले से बोलते हैं कि भारत के अंदर हम सबसे ज्यादा मोबाइल बना रहे हैं, उसकी फैक्ट्री कहां है? उसकी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश नोएडा के अंदर है। आज
एनर्जी के अंदर, ग्रीन एनर्जी के अंदर हम काम कर रहे हैं, एआई के अंदर हम काम कर रहे हैं, ड्रोन सबसे ज्यादा हम लोग बना रहे हैं। और आपको बता दूं कि चिनाब के ऊपर जो पुल बना है वो भी गाजियाबाद के इंजीनियरों ने, गाजियाबाद के उद्योगपतियों ने बना करके एलएनटी को दिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बुंदेलखंड के अंदर जहां पर कोई काम ही नहीं था, आज मिसाइलें बन रही हैं, बम बनाने की फैक्ट्रियां बम बना रही हैं। उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिला करके अपना पूरा का पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। 1947 में जब गिनती की जाएगी तो नंबर 1 का स्टेट उत्तर प्रदेश होने वाला है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश से भारत के अंदर 2047 में विकसित राष्ट्र का रास्ता तो निकलेगा, लेकिन ये गाजियाबाद भी आपके लिए गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश बन के रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सौंपे गए स्वतंत्र प्रभार के निष्ठापूर्वक सफल क्रियान्वयन के लिए कृत संकल्पित माननीय राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्ति विभाग श्री नरेंद्र कश्यप जी। भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं, उनको आभास होना चाहिए कि वो गाजियाबाद में आए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। हम सबके मत उत्तर प्रदेश की राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित करने वाले, प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का मैं गाजियाबाद की इस धरा पर पधारने पर समस्त गाजियाबाद वासियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हमारे मत माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान सुनील शर्मा जी, यशस्वी क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी, यशस्वी जिलाध्यक्ष मयंक गोयल जी, हमारी महापौर बहन सुनीता दयाल जी, हमारे माननीय सांसद बहुत ही यशस्वी आदरणीय अतुल जी, राजकुमार सागवान जी, माननीय विधायकगण और पूर्व सांसद जिन्हों की लिखी गई किताब का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, आदरणीय रमेश चंद्र तोमर जी, महाराज नारायण गिरी साहब, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब, माननीय विधायकगण और सभी मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, मंच के सम्मुख गाजियाबाद भर से आए हुए सभी भाई और बहनों, जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हों तो हम जैसे कार्यकर्ता उनके सामने क्या बोल सकते हैं इसका अंदाजा हम सबको है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बोलने का मतलब सूरज को दीपक दिखाने वाली बात होगी, इसलिए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं। बस एक निवेदन करके कि विजन 2047 जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के रूप में लिया है, हम सब लोग आशान्वित हैं। पूरा देश इस बात को जानता है, दुनिया को इस बात का एहसास है कि मोदी जी जो कहते हैं उसे करके दिखाने का दम रखते हैं। तो भरोसा करना है हम सबको कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा।
और विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका हमारे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की रहेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और 8.5 सालों में महाराज श्री जी के नेतृत्व में विकास की दिशा में सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाला प्रदेश है। इसलिए हम इस बात के लिए संतुष्ट हैं कि महाराज श्री जी जो उत्तर प्रदेश में कहते हैं वो तो करके दिखाने का दम रखते ही हैं, जो नहीं कहते वो भी करके दिखा देते हैं, जिसे प्रदेश जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के समस्त लोग महाराज श्री जी आपके नेतृत्व में भरोसा करते हुए इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि 2047 तक जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश की ओर से आप तय करेंगे, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर आपका झंडा बुलंद करने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। एक बार जोर से बोल दो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रगतिशील समाज की जरूरत बन चुके हैं और इसके मर्मज्ञ माननीय कैबिनेट मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी श्री सुनील शर्मा जी आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और क्योंकि महाराज जी को आप सब सुनने के लिए बैठे हैं तो मैं कम से कम समय लूं। मंच का परिचय माननीय कश्यप जी ने और माननीय अतुल गर्ग जी ने करा दिया है, उससे मैं अपने आप को जोड़ते हुए सम्मानित मंच और सभा दीर्घा में बैठे सभी सम्मानित बहनों भाइयों सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, सभी का अभिवादन करता हूं, प्रणाम। आज विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और सुझाव और आमंत्रण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में से कम समय लेने की कोशिश करूंगा। बहनों भाइयों, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत का सपना तभी पूरा होता है जब विकसित उत्तर प्रदेश हो और विकसित एक एक गांव। आज हम बाबा दुधेश्वर नाथ की धरती पावन भूमि पर यहां सब इकट्ठा है, संकल्प लेकर के जाए कि जो मोदी जी ने सपना देखा ये अमृत काल है और स्वर्णिम काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसके लिए सबको, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में षड्यंत्रकारी ताकतें जिन्होंने इस प्रदेश को बर्बाद करके रखा था, मैं थोड़ा सा 2017 से पीछे जाना चाहता हूं और गाजियाबाद के लोगों से अच्छा उसको कोई नहीं जानता होगा। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की क्या हालात हुआ करते थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी कैराना से, पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहचान होती थी कांदला से, जहां से लोग पलायन कर रहे थे, घर छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। और मुझे कहने में कोई लाज नहीं है कि हमारे साथ ये गाजियाबाद जिला समाजवादी पार्टी के शासन में गाजियाबाद पर फिल्म बनी जिसका नाम जिला गाजियाबाद था, जो अपराध को लेकर था, अपराधियों के गैंग्स को लेकर के थे। गाजियाबाद की उन लोगों ने क्या पहचान बना दी थी कि अपराधियों का एक गढ़ है। उस समय में एक स्थिति हो गई थी। आज उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो उस वक्त तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट महाराज जी क्या था कि हिंदुस्तान में कहीं भी हत्या हो, कहीं भी बड़ा कांड हो
तो एक आना एक शूटर गाजियाबाद का उसमें शामिल हो। गाजियाबाद के नौजवान का आइकॉन अपराधी बन गए थे। गाजियाबाद के ऐसे हालात हो गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली, आज गाजियाबाद शिक्षा का केंद्र बना। यहां 2 यूनिवर्सिटी बन गई, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, आज यहां RRTS चल रही है, नमो भारत ट्रेन चल रही है, आज यहां एक्सप्रेसवे है, आज यहां एयरपोर्ट है। आज गाजियाबाद दुनिया के नक्शे पर है। कहां समय वो था कि मुझे मालूम है जब गाजियाबाद के बच्चे दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते थे तो वो अपना पता गाजियाबाद नहीं बताते थे, दिल्ली बताते। क्योंकि अगर उन्होंने गाजियाबाद बता दिया, अगर उन्होंने उत्तर प्रदेश बता दिया तो उन्हें कोई लोग मकान किराए पर नहीं देता था। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से पूरा प्रदेश आच्छादित था। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का काम चल रहा है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 यूनिवर्सिटी है, आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज है। ये राम की धरती है, ये श्याम की धरती है, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, ये गुरु गोरक्षनाथ की तपोस्थली है, ये साधु संतों ऋषि मुनियों की भूमि है। इसको अपराधियों की भूमि बना करके छोड़ दिया था। लेकिन महाराज जी जिस दिन सत्ता में आए, इसका पुनर्स्थापन उत्तर प्रदेश का तपोभूमि के रूप में कर दिया है। आज एक तपस्वी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आज माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। रात को मैं चले जाइएगा, मैं आमंत्रित करता हूं, आइएगा इंदिरापुरम में, ये हमारी मंडल अध्यक्ष बैठी है वहां। रात के 12 बजे लड़कियां सड़क पर घूमती हैं, उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है। एक दिन मैं रात को आ रहा था, देर रात हवाई जहाज से आया, दिल्ली से लेट होगा, कैलाश बाउंसर भवन के सामने पहुंचा तो देर रात में लड़कियां घूम रही थी, बच्चियां। मैंने गाड़ी रोकी तो उन्हें कोई डर नहीं लगा। मैंने कहा बेटा डरे नहीं का? कहने लगे यूपी में योगी का राज है, डर किस बात का। पुलिस हर व्यक्ति की साथ नहीं जा सकती, वही पुलिस है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क मैं बताना चाहता हूं। फर्क यह है कि जब पुलिस थाने चलाते थे ठेकेदार, एक घटना मैं गाजियाबाद की बताता हूं। इंदिरापुरम थाने का एक ठेकेदार सिपाही था, वह मेरठ गया अपने आईजी से मिलने मर्सिडीज कार से, और उसका मोबाइल बच गया। जब वो अपने अधिकारी के सामने खड़ा था तो उसकी जेब में से 75,000 रुपए वाला मोबाइल निकला। आईजी ने जब देखा, आईजी कहने लगा, अरे सिपाही इतना बड़ा महंगा मोबाइल। उसने उसका ट्रांसफर कर दिया। शाम तक मुख्यमंत्री का फोन आया और उसको वहीं पोस्ट किया। सारा पुलिस विभाग गया। ठेकेदार और दलाल थाने चलाते थे, अपराधी थानों में बैठ करके चाय पीते थे और शरीफ आदमी डरता था। आज अपराधियों का ऐसा हालात है कि अपराधी उत्तर प्रदेश की सीमा से बार बार घूमते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसने की हिम्मत नहीं है। अपराध खत्म हुआ है, उसका नतीजा है कि आज 33 लाख करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की MOU यूपी में करे। आज निवेशक आ रहे हैं, आज उद्योग लग रहे हैं। और महाराज जी की कार्यशैली, आपने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर बनाया, IT का विभाग दिया, मुझे बुला करके कहा कि हम लोगों से वायदा करते हैं प्रोत्साहन देने का, जो उत्तर प्रदेश में कंपनी लगाएगा उसको प्रोत्साहन हम देंगे, किसी का भी विलंब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन होगा। और हमने जितना बजट था उससे भी 8 करोड़ ज्यादा पैसे 31 मार्च से पहले कंपनी वालों के खाते में पहुंचा दिए। उन्हें पता नहीं था कम तक, छोटी छोटी हिंदुस्तानी कंपनी। उद्योग लगेंगे तो रोजगार न बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो समृद्धि आएगी। उस समृद्धि की तरफ ले जाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विकास की तरफ है। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बनने जा रहा है। हमें वह दिन दूर नहीं कि हम 2047 से पहले आपके ही नेतृत्व में उत्तर विकसित उत्तर प्रदेश बना लेंगे। ये पूरा विश्वास है। आप सबका साथ और सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। पर्ची आ गई। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और अब समय है पुस्तक विमोचन का।
हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन गणमान्य अतिथियों से कि आप पूर्व माननीय सांसद श्री रमेश चंद्र तोमर जी द्वारा लिखित पुस्तक भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन करें और आज शुभ कार्य में तालियों के साथ सहभागिता दर्ज करें। हम सबकी कामना है कि ये पुस्तक कालजयी बनकर पीढ़ियों तक समाज का मार्ग प्रशस्त करे। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के परिप्रेक्ष्य में जनपद गाजियाबाद में विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त वीडियो तैयार किया गया है। आइए देखते हैं। भारत की आजादी के 100 वर्ष। उत्तर प्रदेश भारत का दिल, देश की धड़कन। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपना है एक ऐसा उत्तर प्रदेश जो समृद्ध हो, सुरक्षित हो और पूरी तरह आत्मनिर्भर हो। नमस्कार सम्मानित प्रदेशवासियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसी क्रम में हमें उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सशक्त बनाना है। यही सपना, यही विजन लेकर गाजियाबाद ने किया एक ऐतिहासिक प्रयास। 2 दिवसीय मंथन, संवाद और भागीदारी का महाआयोजन। दो दिनों में 7 महत्वपूर्ण सत्र आयोजित हुए। 3 प्रमुख थीम। इन थीम्स के अंतर्गत 12 महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर चर्चा हुई। इस मंथन को नई सोच और दिशा मिली। प्रदेश के शीर्ष प्रबुद्ध जनों के अमूल्य मार्गदर्शन से माननीय श्री आर.के. तिवारी, पूर्व मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्री जितेंद्र तोमर, पूर्व निदेशक कृषि और नोडल अधिकारी श्री नरेंद्र भूषण जी, उच्च शिक्षा, स्टार्टअप और स्किलिंग पर 600 से अधिक विद्यार्थियों और प्रबुद्ध जनों ने भविष्य की दिशा तय की। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ स्वास्थ्य सत्र में 400 से अधिक डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का रोड मैप तैयार किया। महिला सशक्तिकरण सत्र, 400 से अधिक महिलाओं, छात्राओं, वकीलों और खिलाड़ियों ने महिला सशक्तिकरण पर अपने अनुभव साझा किए। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर सत्र में निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं पर मंथन हुआ। खेत, किसान, एफपीओ कृषि और एलाइड क्षेत्रों पर केंद्रित सत्र में 500 से अधिक किसानों और एफपीओ सदस्यों ने आत्मनिर्भर कृषि का रोड मैप सुझाया। क्लासरूम और शिक्षक, स्कूल और प्री स्कूल शिक्षा पर 400 से अधिक शिक्षक और विद्यार्थी शामिल हुए। आरडब्ल्यूए, पुलिस, टूरिज्म विशेषज्ञ, शहरी विकास, सुरक्षा और पर्यटन पर गाजियाबाद को स्मार्ट और सुरक्षित बनाने के सुझाव आए। लोग फॉर्म भरते और सुझाव देते हुए 2 दिनों में 1000 से अधिक सुझाव और फीडबैक प्राप्त हुए, जो 2047 के विजन को साकार करने में मील का पत्थर साबित होंगे। ये आयोजन, ये संवाद, ये सहभागिता, सब कुछ संभव हुआ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से। हर नागरिक इस ऐतिहासिक यात्रा का सहभागी बने। हम सब मिलकर विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण करें। जय हिंद। यही है समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का संकल्प। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का अभूतपूर्व और चहुमुखी विकास कर उसे उत्तम प्रदेश बनाया जा रहा है, वह दिन दूर नहीं जब गाजियाबाद की धरती का कोई अन्य लेखक शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की स्वर्णाभा योगी जी जैसी पुस्तक लिखेगा। ऐसे प्रेरणापुंज, मार्गदर्शक, जन जन के नायक
प्रदेश के विकास रथ के सारथी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से आप सबकी अनवरत तालियों के साथ आमंत्रित करती हूं कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। की संकल्पना को आगे बढ़ाने और इसी क्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का समग्र दर्शन कराने वाली एक नई कृति भारतवर्ष की स्वर्ण आभा नरेंद्र मोदी के विमोचन कार्यक्रम में आज इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सुनील शर्मा जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, राजकुमार सांगवान जी, दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के श्री महंत नारायणगिरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ममता त्यागी जी, माननीय विधायकगण श्री संजीव शर्मा जी, अजीत पाल त्यागी जी, नंदकिशोर गोजर जी, धर्मेश तोमर जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री मयंक गोयल जी, जिलाध्यक्ष चैनपाल सिंह जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री मान सिंह गोस्वामी जी। आज के इस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के जो संयोजक भी हैं और जिनकी कृति का यहां पर अभी विमोचन हुआ है, ऐसे पूर्व सांसद श्री रमेश चंद तोमर जी, पूर्व सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गाजियाबाद के हमारे सभी प्रबुद्धजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले श्री रमेश चंद तोमर जी को भारतवर्ष के स्वर्णाभा से नरेंद्र मोदी इस पुस्तक को लिखने और आज उस कृति के विमोचन के लिए हृदय से बधाई देता हूं। लिखना एक साधना है और मैं इसलिए इन युवाओं से कह रहा हूं क्योंकि हर व्यक्ति लिख नहीं सकता। कुछ लोग बोल सकते हैं, कुछ लोग सोच सकते हैं और कुछ ही लोग होते हैं जो बोल भी सकते हैं, सोच भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और वह कार्य आज अपने पेशे के अनुरूप प्रोफेसर रमेश चंद तोमर जी ने किया है। वे पेशे से शिक्षक रहे हैं। एक शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है और एक शिक्षक बिना बोले हुए भी नहीं रहता है। इसलिए जब आप 3 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 7 मिनट और 7 मिनट से 10 मिनट तक पहुंचे तो हम लोग समझ गए कि उनके अंदर अपना पुराना शिक्षक भाव जाग गया है और उसी के अनुरूप उन्होंने इस कृति को भी आज यहां पर विमोचन किया है। और अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है
क्योंकि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, 25 सितंबर अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पावन जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का पावन जयंती। इस दौरान अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर का कार्यक्रम देश की नारी शक्ति के प्रति समर्पित किया। स्वस्थ नारी सशक्त समाज, इस थीम के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवाओं ने उस दिन रक्तदान शिविर के आयोजन किए और पूरे देश के अंदर वर्तमान में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन स्वास्थ्य जागरूकता के प्रति संचालित हो रहे हैं। आज 19 और 20 को देश भर में विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है और विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश, यानी विकसित भारत विकसित होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा और इसलिए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की इस थीम के साथ इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। यानी जो तोमर जी ने अपनी कृति में कहा है, उन्होंने अब तक की उपलब्धियों को कहा और हम इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से आप सबके सुझावों के माध्यम से भावी उत्तर प्रदेश और भावी भारत के बारे में अब विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। यही होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ना है, वही श्रृंखला आज यहां पर संचालित हो रही है। मैं सबसे पहले इस पूरे कार्य के लिए, इस आयोजन के लिए और इस प्रकार की कृति को देने के लिए, क्योंकि वह देश काल और परिस्थिति के अनुरूप है, समय का चयन सेवा पखवाड़ा के दौरान, विषय का चयन जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, जो उन्होंने देशवासियों को देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर दिया था। उन्होंने एक बात कही थी और वह बात उन्होंने कही थी कि भारत 2047 में जब विकसित भारत होगा, जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं। और तब उन्होंने कहा था विकसित भारत हम सबका मंत्र बनना चाहिए, हम सबका संकल्प बनना चाहिए। उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने देशवासियों को 5 पंचप्रण की बात कही थी। पंचप्रण में उन्होंने कहा था कि पंचप्रण हम विरासत का सम्मान करें, विरासत के सम्मान के साथ गुलामी के मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता को सर्वथा समाप्त करें। विरासत का सम्मान होना है, लेकिन गुलामी के किसी भी प्रकार के चिन्ह को, गुलामी के किसी भी प्रकार के उस भाव को अपने मनोमस्तिष्क से दूर कर देना है। तीसरा, अपने सेना और वर्दीधारी फौज से सुरक्षा बलों के जवानों का सम्मान करना। चौथा, सामाजिक समता का व्यवहार करना, सबके साथ समभाव हो। और पांचवां, नागरिक कर्तव्य। व्यक्ति जिस क्षेत्र में, छात्र शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षक एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। व्यवसायी व्यवसाय के क्षेत्र में, श्रमिक के क्षेत्र में, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, उस क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है,
वहां पर अपने कर्तव्यों को राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके जब कार्य करेगा, उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। इन पंच प्रण पर आधारित विकसित भारत की अवधारणा को प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को समर्पित किया था और कहा था कि भारत का यह संकल्प भारत का मंत्र बनना चाहिए। और उस संकल्प के साथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सभी अकादमिक संस्थाओं में इस पर चर्चा चल रही है। हमने इसके लिए कार्यक्रम बनाए हैं और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायिका के बारे में एक चर्चा होती है कि वहां कार्य नहीं होता, हो हल्ला होता है। लेकिन 13 और 14 अगस्त को उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद में लगातार 28 घंटे तक विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश पर चर्चा हुई थी लगातार। यानी रात्रि भर विधान सदन चला था, रात्रि भर चला था। और ऐसा नहीं कि रात्रि में केवल 2-4 लोग रहे हो, नहीं, हर समय सामान्य दिनों में आप देखते होंगे जब सदन चलता है तो 403 में से 300-250 इस प्रकार के लोग रहते होंगे, जबकि उस समय सामान्यतः 11 बजे से लेकर 5-6 बजे तक ही सदन चलता है। लेकिन जब लगातार रात्रि में भी चल रही थी सदन, तब सदन में उपस्थिति 250-300 रात्रि में भी बनी हुई थी। क्योंकि मैं भी रात्रि में जब सदन में गया तो मैं देख रहा था और बड़े उत्साह के साथ लोग अच्छे सुझाव दे रहे थे। कैसे बनेगा उत्तर प्रदेश विकसित, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा, इन सब पर व्यापक चर्चा हुई थी। और अब इस चर्चा को लेकर के हमने 300 से अधिक बुद्धिजीवियों को फील्ड में भेजा है, जो अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के नागरिकों के साथ संवाद बना रहे हैं। युवाओं के साथ, अधिवक्ताओं के साथ, चिकित्सकों के साथ, महिलाओं के साथ, श्रमिकों के साथ, व्यवसायियों के साथ, समाज के जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के। और ये प्रदेश भर में एक क्रम वर्तमान में चल रहा है। और उसी श्रृंखला में आज हम सब आपके बीच में गाजियाबाद में आए हैं। सेवा पखवाड़ा का जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम है, उनमें से एक कार्यक्रम यह भी है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। यानी भारत विकसित तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा। और उस पर हम आज इस चर्चा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले इस विषय में सोचने के पहले हम लोगों को एक बात को ध्यान रखना होगा। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार एक शेर का बच्चा अपने झुंड से बिछुड़ करके और सियारों के झुंड में चला गया। लंबे समय तक वो सियारों के साथ रहने का आदी होगा तो उसकी आदत क्या हो गई, वह जब उस झुंड से अपने झुंड से बिछड़ करके सियारों के झुंड में चला गया तो उसकी आदत भी ऐसी हो गई, सियारों जैसी हो गई। शाम के समय जैसे अंधेरा होता था वह भी मुंह आसमान की तरह दे करके आवाज लगाने लगता था। तो काफी दिन हो गए, उसकी आदत वही हो गई। वो वापस संजोग ऐसी रही कि एक बार फिर से वह उस झुंड से बिछुड़ करके शेर के पास वापस आए। शेर ने देखा कि मेरा बच्चा तो इसके बीच में, उन्होंने उसको वापस पकड़ा, लेकिन उसकी आदत नहीं गई। वह फिर जैसे शाम होती थी वैसे ही वह, तो उसकी मां ने उसको कहा बेटा तू सियार नहीं है, अरे तो शेर है, तो होकार क्या कर रहा है, तुझे तो दहाड़ मारनी चाहिए, तो अपना शेरत तो भूल गया है, तो ये सब क्या कर रहा है, रोना गाना क्या है तेरा, तुझे तो दहाड़ मारनी चाहिए, तेरी दहाड़ से पूरे जंगल के अन्य जीवों में सुरक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। और वही स्थिति कमोवेश हम भारतीयों की थी गुलामी के कालखंड में। याद करिए, गुलामी के कालखंड में गुलामी की मानसिकता हम सब के ऊपर इस कदर छा गई। जो भारतीय था हमने उसको यह माना कि यह हमारे पिछड़ेपन का कारण है। हमने भारतीयता को पिछड़ेपन का कारण मान लिया।
हमने मान लिया जो विदेशी है वह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है, जो भारत का है वह श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अगर आप इससे पीछे जाएंगे, आप दुनिया के मानचित्र को उठा करके देखिए, दुनिया के पिछले 400-500 वर्षों के आर्थिक प्रगति के इतिहास को उठा करके देखिए। आज से 400 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की, और ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो योगदान होता था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का जो हिस्सा होता था वह होता था 26%। याद करिए, 26% अकेले भारत का था, और भारत के बाद तब चीन का नंबर था, और बाकी अन्य देश अंधकार में जी रहे थे। ये सत्र यानी सन 1700 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं, उससे पहले भारत की स्थिति थी। और उसके 100 साल के बाद जैसे जैसे गुलामी की मानसिकता हावी होती गई, विदेशी आक्रांताओं का और विदेशी लुटेरों का भारत के अंदर जाल फैलता गया और हमारी मानसिकता उनकी नकल करने जैसी हो गई। परिणाम क्या हुआ? अगले 100 वर्ष के अंदर 1800 ईस्वी में आते आते भारत की स्थिति हो गई, भारत नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन गया। यानी नंबर 1 से हम नंबर 2 पे गए, नंबर 1 पर चीन आ गया। लेकिन अगले 100 वर्ष में भारत की स्थिति, भारत का शेयर, यानी पहले 100 वर्ष में हम 26% से घट करके 16% रह गए, और 16 से घट करके 1947 में जब भारत आजाद होता है तो भारत का दुनिया में भारत की हिस्सेदारी मात्र 4% रह जाती है। 4%। भारत गुलामी की मानसिकता से इस कदर छाया हुआ था, हमें कुछ भी पता नहीं होता था। हमने उन शब्दों का चयन किया जो शब्द हमारे विकास की यात्रा में बाधक थे। हम लोगों को यह बताने का प्रयास होता था हर एक कार्य में कि नहीं, जो आपका होगा वह प्रगति का प्रतीक नहीं है, वह पिछड़ेपन का प्रतीक है। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा व्यापार, हमारा अन्नदाता किसान, हमारा श्रमिक, हमारा युवा, भारत की नारी शक्ति, सभी प्रत्येक क्षेत्र में हमको हताश और निराश के उस भाव के माहौल में पूरे भारत को उसने इस आगोश में लिया कि कोई भी व्यक्ति मानता था कि जो भारत का है वह प्रगति का प्रतीक नहीं हो सकता। ये मान करके पूरे भारत को लांछित, अपमानित किया गया। याद करिए, यह देश अलग अलग क्षेत्रों में देश की आजादी की लड़ाई को लेकर के लगातार लड़ता था। ऐसा नहीं कि इस देश में विदेशी हमले हुए हो, हमने उसका प्रतिकार न किया हो। जितना जोरदार प्रतिकार भारत ने किया है, हां, राजे रजवाड़े थे, एकता का अभाव था, एकजुट होकर के नहीं लड़ पाते थे, लेकिन जहां पे लड़ते थे जोरदार प्रतिक्रिया भी करते थे। लेकिन इसमें जान आई तब जब पूरे भारत को स्वदेशी का मंत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वदेशी का मंत्र उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सफल हुआ, और परिणाम हुआ भारत की आजादी की लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ी। कहीं क्रांतिकारियों ने मोर्चा संभाला, कहीं पर
आंदोलनकारियों ने, कहीं किसानों ने, कहीं श्रमिकों ने, कहीं छात्रों ने, कहीं महिलाओं ने, अलग अलग क्षेत्र में सबने नेतृत्व को संभाला। परिणाम क्या हुआ? जो ब्रिटिश हुकूमत भारत के अंदर शासन करने की मंशा के साथ आई थी कि आने वाले समय में भारत में स्थायी रूप से उनका शासन होगा, अगले कुछ वर्षों के अंदर उनके पांव उखड़ते हुए दिखाई दिए और परिणामतः 1947 में देश को आजादी प्राप्त हो गई। बहनों और भाइयों, 1947 में भारत को जो आजादी मिली, आजाद भारत में जो कुछ हमारे पास था, अगले एक दशक तक वो बना रहा। उसमें थोड़ी प्रगति का भाव आगे आया, लेकिन 1960 से जो गिरावट प्रारंभ हुई वो लगातार 2014 तक चलती रही। 2014 में जब ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में आया, तब भारत देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था। और आज पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 11 स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था थी। आज वह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दुनिया की चौथी बड़ी और सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह संभावना है कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन आगे क्या? ऐसा नहीं कि भारत ने किसी एक क्षेत्र में प्रगति की हो। एक तरफ विरासत है, दूसरी तरफ विकास है। एक तरफ युवा है, दूसरी तरफ अन्नदाता किसान है। एक तरफ महिला है, एक तरफ पुरुष है। समाज के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, क्या शिक्षा का क्षेत्र हो, क्या इन्वेस्टमेंट का हो, क्या हेल्थ का हो, या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, कोई फील्ड ऐसा नहीं, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, कोई सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें भारत ने पिछले 11 वर्षों में एक लंबी दूरी न तय की हो। एक लंबी दूरी न तय की हो। यह लंबी दूरी की एक कहानी, एक नई प्रेरणा है। और पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत ने जो कुछ तय किया है, यही विकसित भारत की आधारशिला बनने जा रही है। यही विकसित भारत की आधारशिला बनने जा रही है। आप अनुमान करिए, 1947 से लेकर के 2014 तक भारत के अंदर सामाजिक सेवा, सामाजिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में केवल 17 से 19% लोगों तक ही शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा था। याद करिए, 1947 से लेकर 2014 तक इन 65-70 वर्षों में केवल 19% लोगों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा था। और 2014 से लेकर के 2025 के बीच इसका दायरा 19% से बढ़कर के पहुंचा है आज 70%। 70% लोग आज भारत की सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा का मतलब किसी को राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल रहा है, 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा का लाभ मिला है, देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं, 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, और 10 करोड़ भारतीयों के पास अपना स्वयं का शौचालय बनने के साथ साथ उन्हें अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं और उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा का भी लाभ प्राप्त हुआ है।
कोई कल्पना करेगा? आज युवाओं के लिए स्टार्टअप की योजना है तो स्टैंडअप की भी योजना है। आज दुनिया के अंदर भारत, जिसको लोग बोलते हैं कि पिछड़ा है, कुछ नहीं हो सकता, दुनिया में इसकी कोई गिनती नहीं, वह भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप का इकोसिस्टम भारत रखता है दुनिया के अंदर। यह भारत की ताकत बन रही है। और स्टार्टअप केवल भारत ने दिखाया है, स्टार्टअप केवल आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही नहीं हो सकता, बल्कि हर एक सेक्टर में हम एक नया स्टार्टअप स्थापित करके उसे यूनिकॉर्न बनाने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना यह करके दिखा रही है। यानी हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा बढ़ने का जज्बा हो, चलने की सामर्थ्य हो, स्वयं में विश्वास हो, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। और उन्हीं भावों को ध्यान में रख करके, भारत की इस प्रगति को ध्यान में रख करके हम लोगों ने इस विषय को आज चयन किया है। इसमें केवल यह नहीं करना, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, अगर भारत ने 11 वर्षों में इस प्रगति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में 2017 से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया। 17 के पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार नहीं, लेकिन पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो दूरी उत्तर प्रदेश ने तय की है, यह देशवासियों के लिए भी और दुनिया के लिए भी कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ। जो बोला जाता था, जो यहां पे अतुल गर्ग बोल रहे थे कि जब यह प्रदेश में खाद्य राज्य मंत्री थे और भारत सरकार के किसी बैठक में जाते थे, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश कैसे कर सकता है। लेकिन जब इन्होंने 55 लाख मीट्रिक टन धान की क्रय करके दिखाया, वे अचंभित थे, क्या यह संभव हो सकता है? इन्होंने कहा संभव नहीं, आपके गोदाम भरे हुए, जाके देख के आओ। और ट्रांसपेरेंसी थी, बिचौलिए से बगैर हमने क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदा था और डीबीटी के माध्यम से पैसे का भुगतान किया था। यानी 17 के पहले उत्तर प्रदेश को देश के विकास का बैरियर माना जाता था, और बैरियर ही नहीं था, उत्तर प्रदेश देश के बीमारू राज्यों में गिना जाता था। बीमारू राज्य, गाजियाबाद तो क्या कहना है। यानी गाजियाबाद, मुख्यमंत्री बनने के पहले मैं सांसद था, और दिल्ली में आप देखते होंगे संसद के 4 सत्र चलते हैं, चारों सत्र में मैं रहता था। एक बार केवल तोमर जी ने हमें यहां बुलाया था सरसों का साग और मकई की रोटी खिलाने के लिए। लेकिन गाजियाबाद की छवि अच्छी नहीं थी, गाजियाबाद की छवि अच्छी नहीं थी, एक गैंगस्टर के लिए जाना जाता था। यहां पे फिल्म बन चुकी थी यहां के गैंगस्टर के कृत्यों से, लोग उसी रूप में गाजियाबाद को जानते थे। यह गाजियाबाद की पहचान थी, गंदगी और गैंगस्टर, यह गाजियाबाद की पहचान हो गई थी। गौतम बुद्ध नगर ये लूट का एक अड्डा था, बेईमानी का एक नया जरिया बना दिया गया था, और कह दिया गया मुख्यमंत्री वहां जाएंगे दोबारा नहीं बन सकते मुख्यमंत्री। मैंने कहा तब तो जरूर जाऊंगा। और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं वहां जरूर गया। मैंने कहा भी देखो, जो कल जाना है वो आज चला जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर कि आखिर इसको अभिशाप क्यों बनाया गया। तब मुझे पता लगा कि ये तो जो लोग लूट खसोट करने वाले थे, उन्होंने ये फ्रॉड कर दिया कि मुख्यमंत्री जाएगा दोबारा नहीं आएगा। आपने देखा होगा, हम लोग, मैं पहला व्यक्ति हूं जो 5 साल प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से मुख्यमंत्री जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुन करके आ गया। आपने देखा होगा, यही तो बोला जाता था। बिजनौर के बारे में बोला जाता था कि मुख्यमंत्री को रात को वहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने कहा भी रुकूंगा जरूर मैं वहां तो।
और मैं गया, रात्रि को रुका। वहां के जिलाधिकारी का फोन आया, साहब रुकने के लिए आप। मैंने कहा भी रात्रि रुकूंगा। उन्होंने कहा कि होटल बहुत अच्छे नहीं। मैंने कहा मैं होटल में रुकता ही नहीं हूं, गेस्ट हाउस होगा, नहीं तो किसी कार्यकर्ता के घर में रुकेंगे, लेकिन रुकेंगे जरूर। आप सोचो, उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, बहुत पुराना है। मैंने कहा हमारे मंत्रीगण रुकते होंगे ना, कोई अतिथि रुकता होगा, अगर अतिथि रुक सकता है तो हम क्यों नहीं रुक सकते, मैं भी उसी में रुकूंगा। और रात्रि को मैं रुका था, गाजियाबाद में रुका। ऐसे आगरा के बारे में कहते थे, आगरा के बारे में, आगरा कह रहे थे तो हमके सर्किट हाउस में नहीं रुकना चाहिए, कहते थे भूत आ जाएगा। तो मैंने कहा भी उस भूत से साक्षात्कार करने के लिए मैं आया हूं, मैं रुकूंगा वहीं पे रात्रि को। और मैं रात्रि को वहीं रुका था, रात्रि को वहीं रुका था। यानी जब यह जिद हो तो कोई बाधा आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती है। और यही जिद विकास की आपके मन में होनी चाहिए। यही जिद व्यक्तिगत स्वार्थ की नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम हो जाए। हां, कार्य वह होना चाहिए जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयुक्त हो, जो देश के लिए अनुकूल हो, समाज के लिए हितकारी हो। और उसीलिए पिछले 8 वर्ष में अगर हम कुछ करने में सफल हुए उत्तर प्रदेश में, याद करिए उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी 2016-17 में एक 12,75,000 करोड़ की आसपास की थी, और इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मात्र 9 वर्ष में इसको इसका 3 गुना लेकर के जाने वाले हैं। 35 लाख से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने वाले हैं। यानी इन 9 वर्षों में, और ये 9 वर्ष वे हैं जिनमें 3 वर्ष हमारे सामने कोरोना जैसी महामारी की भी रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय 3 गुने से अधिक हुई है। हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का आज देखने लायक है। यानी जब हम लोग आए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश की कोई गिनती नहीं होती थी। आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क यूपी के पास है। सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो उत्तर प्रदेश चला रहा है। सबसे अच्छे हाईवे यूपी के पास है। देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क हमारे पास है। गाजियाबाद और मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ और रैपिड रेल के साथ जुड़ा तो यहां की छवि भी सुधर गई। आज कोई गाजियाबाद को गंदा नहीं कह सकता। आज कोई गाजियाबाद को गैंगस्टर का सिटी नहीं कह सकता। आज गाजियाबाद की पहचान एक औद्योगिक नगरी के रूप में, शिक्षा के एक बेहतरीन उभरते हुए केंद्र के रूप में होती है। यह आपकी पहचान बन रही है। आज कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं कह सकता। 17 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था तो उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। ये केवल गाजियाबाद को ही नहीं, यह पहचान हर जनपदवासी को छुपाना होता था। और अगल बगल के किसी राज्य का नाम ले लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता है और कहता मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो बोलने वाले के चेहरे पर कितनी चमक है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन देखने वाले और जिसको आप बता रहे हैं उसके चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके मुंह से एक यानी पॉजिटिव आवाज निकलती है, उत्तर प्रदेश। आज हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश के बारे में जानने के लिए उत्सुक है और इसीलिए
पिछली सरकारों ने बीमारू बनाया था, हमने यहां के अनलिमिटेड पोटेंशियल को आगे बढ़ा करके आज इसको भारत की ग्रोथ का इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। और आज उत्तर प्रदेश 8वीं नहीं बल्कि देश के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले कुछ वर्षों में नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए सारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं आपके पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैं कहता हूं हमारा युवा है, हमारा अन्नदाता किसान है, आधी आबादी नारी शक्ति की है, हमारा उद्यमी है, हमारा श्रमिक है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाला हर व्यक्ति हमारी ताकत है। वह कार्य कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम कर रहा है और उत्तर प्रदेश की इस प्रगति की गाथा को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक थीम दी है, आत्मनिर्भर। यानी भारत विकसित होगा तब जब आत्मनिर्भर होगा और भारत विकसित और आत्मनिर्भर तब होगा जब उत्तर प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर होगा। और उत्तर प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर तब होगा जब गाजियाबाद विकसित और आत्मनिर्भर होगा। हर जनपद इस यात्रा में सहभागी बनेगा, हर गांव, हर नगर निकाय इस यात्रा में सहभागी बनेगा। और इसके लिए हमें अभी से प्लानिंग करनी होगी। अगले 5 साल में क्या, अगले 10 वर्ष में क्या, अगले 22 वर्ष में क्या क्या हमें अचीव करना है, कैसे करना है, हर एक सेक्टर में। इसके लिए 12 सेक्टर हमने तय किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, आप याद करिए ये मंच में बैठे हुए जितने लोग हैं, जब ये लोग स्कूली शिक्षा पढ़ते थे तब कोई स्मार्टफोन और टैबलेट की चर्चा ही नहीं कर सकता था, कोई था भी नहीं। आज हम इन युवाओं से बोलेंगे कि आप टैबलेट और स्मार्टफोन का इस्तेमाल मत करिए तो इनका जीवन अधूरा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये डिजिटल इंडिया के बारे में, डिजिटल इंडिया ने भारत के युवाओं को एक नई उड़ान बनने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। यह हमारी विकास की यात्रा का हिस्सा है। इसने अनेक रोजगार के अवसर दिए हैं, लेकिन ये विकास की यात्रा की कर्मिक यात्रा को हमने किस रूप में आगे बढ़ाया है, यह युवाओं को तय करना है कि उसको हम सकारात्मक रूप से आगे कैसे बढ़ा लें जो इनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर ले। आने वाले समय में क्या हो सकता है, यही आपके सामने एक अवसर भी है। और भी उस फील्ड से जुड़े हुए अन्य तमाम ऐसे अवसर आने वाले हैं जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे हम एडॉप्ट कर सकते हैं और फिर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन भारत के अंदर कैसे स्थापित हो सकते हैं, एक छात्र और एक शिक्षक मिलकर के तय कर सकता है। उससे संबंधित सुझाव 5 वर्ष के लिए क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए, 10 वर्ष के लिए क्या होना चाहिए, अगले देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए क्या होना चाहिए। ऐसे ही स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य का क्षेत्र बड़ा बृहद क्षेत्र है। मॉडर्न मेडिकल की फैसिलिटी भी है, हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी सुविधा आयुष के क्षेत्र में है। इन सब के लिए भी अनेक सुविधाएं हैं। अभी तक व्यक्ति फिजिकली प्रेजेंट होता है डॉक्टर के सामने, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का और बेहतर इस्तेमाल होगा। अभी टेली कंसल्टेशन में गए, कल हो सकता है कि उसका स्मार्टफोन ही उसके बारे में पूरी प्रेस्क्रिप्शन लिख करके उसको दे दे
और उसको बता दे, जन्म से ही उसके बारे में बता दे कि इसको क्या 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 सावधानियां रखनी चाहिए आगे के लिए। बहुत कुछ हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन को उसके क्षेत्र में 5 साल की, 10 साल की, 22 साल की प्लानिंग के बारे में सुझाव, और सुझाव के साथ साथ यानी अपनी बातों को रखने और उसके साथ सुझाव को भी उसके साथ जोड़ना है। ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम क्या कर सकते हैं? आयुष का फील्ड बहुत बड़ा है, क्या हो सकता है इसमें? बहुत कुछ संभावनाएं हैं। लोग उसके क्षेत्र में दें, उसके बारे में सुझाव दें। ऐसे ही अधिवक्ता अपने क्षेत्र के बारे में सुझाव दें। याद रखना, टेक्नोलॉजी किसी को बेरोजगार नहीं करती, किसी को बेरोजगार नहीं करती। याद रखिए, जब कंप्यूटर आया था तब भी आंदोलन चले थे, कंप्यूटर से बेरोजगारी बढ़ेगी। कंप्यूटर ने नए अवसर दिए हैं, नए अवसर दे दिए लोगों को आगे बढ़ने के लिए। हर टेक्नोलॉजी नए फील्ड खोलती है, नए द्वार खोलती है। उसको हम किस रूप में लेते हैं, यह हम पर निर्भर करता है, यह हम पर निर्भर करता है। कृषि और जल संसाधन में भी बहुत कुछ हो सकता है। याद रखना, उत्तर प्रदेश तो सबसे दुनिया की उर्वरा भूमि को रखता है, और उर्वरा भूमि में उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है, हमारा यह मानना है, अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे अन्नदाता किसानों ने कम किया है। इसका बेहतर इस्तेमाल करेगा। जितना वह उत्पादन करता है, लागत को कम करके इसकी उत्पादकता को इससे 3 गुना बढ़ाने की सामर्थ्य उत्तर प्रदेश की धरती रखती है। अगर हम उसके अनुरूप उसको लेकर के चले, कैसे बेहतर जल प्रबंधन हो सकता है, इन सब पर भी ध्यान देना होगा। नदियों के बारे में सोचना होगा, उसकी प्लानिंग करनी होगी। अभी से इनके बारे में, अर्बनाइजेशन के बारे में हमें तय करना होगा। औद्योगिक विकास के बारे में, परंपरागत उद्यम के बारे में, सर्विस सेक्टर के बारे में, टूरिज्म के बारे में बहुत संभावनाएं हैं। भारत के अंदर हर प्रकार का टूरिज्म है। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है, इको टूरिज्म भी है, हेरिटेज टूरिज्म भी है। हर प्रकार के टूरिज्म के लिए एक नया स्पॉट हम अलग अलग जनपदों में स्थापित कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर सुझाव, कैसे हमारी प्लानिंग हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि सरकार ही पैसा करे, पीपीपी मोड पर भी दोनों मिलकर के भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। इन 12 सेक्टर से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के पास अलग अलग उनके मन में भी कुछ ना कुछ तो प्रश्न आते होंगे, कुछ ना कुछ तो सुझाव आए होंगे। समर्थ यूपी पोर्टल पर आपको क्यूआर कोड को डाउनलोड करके उसमें अपने सुझाव को अपलोड करना है कि इस फील्ड में हमारा यह सुझाव है। और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि जो 12 सेक्टर हमने चयन किए हैं इसके लिए, इसमें हर जनपद के 3 सुझाव, जो 3 अच्छे सुझाव आएंगे विकसित उत्तर प्रदेश के लिए, उनको हम इसी प्रकार के एक बड़े कार्यक्रम में जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करेंगे। उनको हम आज जनपद के अंदर ही सम्मानित करने का काम करने वाले हैं। और प्रदेश के अंदर ऐसे 5 सुझाव हम लखनऊ में एक बड़े समारोह में उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। लखनऊ में 5 ऐसे जो प्रदेश के अच्छे सुझाव होंगे, उन सबको भी हम सम्मानित करने वाले हैं। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए कि हम लोग इन सभी के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अवगत कराएं। क्यूआर कोड को डाउनलोड करना सीखें, उसमें अपने सुझावों को जिस सेक्टर में आपको पसंद है, कोई शिक्षा चाहता हो, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, कोई नगर विकास के क्षेत्र में, कोई सर्विस सेक्टर में, पर्यटन आदि के क्षेत्र में, कोई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में हर व्यक्ति अपने अपने बहुमूल्य सुझावों को दे सकता है और उसको उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुंचा सकता है। और अगर कोई पोर्टल के माध्यम से क्यूआर कोड को डाउनलोड करके नहीं दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आप कम शब्दों में लिख करके भी पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी इसको भेज सकते हैं। आप सबके सुझावों का हमें इंतजार होगा
और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा का, उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की इस यात्रा में हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी एक अवसर होगा। हमारा ये मंत्र उनके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, उन्हें उज्जवल भविष्य की परिकल्पना के साथ जोड़ सकता है। और उसको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां गाजियाबाद में आया हूं और मैं धन्यवाद दूंगा कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की इस अवधारणा में आज हमने प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी की स्कृति कि भारतवर्ष की स्वर्णाभा नरेंद्र मोदी, इस पुस्तक को भी आज हमने विमोचन किया है। मैं इसके लिए प्रोफेसर रमेश चंद्र तोमर जी को हृदय से बधाई देता हूं, उनके परिवार के सदस्यों को बधाई देता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उन लंबे समय तक वे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दिए। सदन में उनके साथ हमारे बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं और अच्छा काम उन्होंने सदन के माध्यम से गाजियाबाद के विकास के लिए उस समय किए थे। और आज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की 11 वर्षों की विकास की इस यात्रा में बदलते हुए भारत को उन्होंने इस कृति के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पुस्तक न केवल यहां पर उपस्थित नागरिकों के लिए, मैं चाहूंगा कि लोग उस पुस्तक को जरूर खरीदें और सेवा पखवाड़ा के दौरान इस प्रकार की कृतियों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी पर आधारित हो, वही गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को भेंट दे, जिसमें मोदी जी के बारे में हर व्यक्ति उनके उस विराट व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में प्रेरणा प्रकाश प्राप्त कर सके और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ हर लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में और विश्वविद्यालयों में, अकादमिक संस्थाओं में, सार्वजनिक पुस्तकालयों में इस प्रकार की पुस्तकों को होना और युवाओं के हाथों में खासतौर पर जाना, जिससे वह वर्तमान यानी इससे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में भी जानकारी ले सके। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आपके बहुमूल्य सुझाव की अपेक्षा हम सबको रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम के आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबको शारदीय नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।